गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th आर डी शर्मा का पहला चैप्टर रियल नंबर उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और केवल हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, साथ साथ उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है हर क्वेश्चन में उसको भी हम समझते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट्स ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। तो हमें क्या बताना है, इसमें 5 के एक्सपोनेंट बताना है कि 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ नंबर 3750। 3750, पहले तो इसको हम क्या करें, फैक्टराइज कर ले। देखिए ये मुझे लास्ट में यहाँ पर एक जीरो दिख रहा है, मतलब इसका एक फैक्टर 10 बनने वाला, तो इसको मैं इजिली ऐसा लिख सकता हूँ 375 इंटू 10 लिख सकते हैं। और अगर मैं 375 को फैक्टराइज करूं तो देखिए कितना हो जाएगा, 375, 7 प्लस 5 कितना हो गया, 12 प्लस 3 15। इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फर्दर ये 5 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 आ गया। फिर 5 से डिवाइड किया इसको, देन 5, फर्दर 5 से डिवाइड होगा, कितना मिल गया मुझे, 1। मतलब इस 375 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर क्या क्या बन गए, 3 और 5 आ गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 raised to the power 3। ओके, और ये 10, इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, द एक्सपोनेंट ऑफ द 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। 5 का एक्सपोनेंट पूछा था। देखिए यहाँ पर 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 1, तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 क्या आ गया, 4। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 3750 इज इक्वल टू 4, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ओके, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। दो नंबर का हमें एलसीएम क्या दे दिया है, 1200, तो क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा उसका एचसीएफ नहीं होगा। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा आप कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से हमेशा कैसा होता है, डिविजिबल होता है। एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। तो हम जिन दो नंबर के एलसीएम की बात कर रहे हैं, उन दोनों नंबर के एलसीएम हमेशा उसके एचसीएफ से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या है बोला हमें, 1200। अब पूछ रहा है इसमें से कौन एलसीएम नहीं होगा, तो आप देखिए 1200 600 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली 2 टाइम्स, 500 से डिवाइड नहीं होगा ये कंप्लीटली, 400 से डिवाइड हो जाएगा, 200 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, 500 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 500 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 500। If n is equal to 2 cube into 3 raised to power 4 into 5 raised to power 4 into 7, then the number of consecutive zeros in n, where n is a natural number is। तो हमें क्या बताना है, इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरो, एंड में कितने जीरोज आएंगे हमें वो बताना है। तो देखिए जीरो कैसे बनता है किसी भी नंबर में, देखिए लास्ट में जीरो कब आता है, जैसे अगर मैं क्या करूँ 2 इंटू 5 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो आने के लिए क्या उसमें 5 होना जरूरी है और कोई ना कोई इवन नंबर होना जरूरी है, ताकि उसमें से 2 अलग हो जाए। तो 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 10 मिलेगा। इसी तरह से देखिए अगर मान लीजिए ऐसा हो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10। तो ये 10 स्क्वायर दैट इज 100। तो इसमें कितने आ रहा है, 2 जीरो आ रहा है। मतलब जब मैंने एक 5 और एक 2 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे उसमें एक एक जीरो मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 2 5 और 2 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे कितने जीरो मिल रहा है, 2 जीरोज मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आप n इज इक्वल टू क्या दिया, 2 क्यूब इंटू 3 रेस्ट टू पावर 4 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 4 इंटू 7। तो इसमें 2 कितने हैं, 3 2 है, 5 कितने हैं, 4 टाइम्स 5 आ रहे हैं। लेकिन मुझे जीरोस बनाने के जितने 2 है उतने ही क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 कितने हैं, 3 है। तो इसमें से हम 3 5 ले लेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, 3। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव जीरो कितने होंगे, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 3 जीरोस। ठीक है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो देखिए आपको मालूम है 196 ये 14 का स्क्वायर है। ठीक है, 14 के फैक्टर क्या होता है, 2 और 7, तो 2 इंटू 7 होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो हमसे पूछा क्या था इसमें,
सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, जो इसके प्राइम फैक्टर उनके एक्सपोनेंट का सम पूछा था। तो देखिए 2 का एक्सपोनेंट कितना है, यहाँ पर हमें 2 क्या मिल रहा है 2, और प्लस 7 का एक्सपोनेंट कितना है 2, तो 2 प्लस 2 4, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या आ गया 4, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। If two positive integer a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, where x y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integer ab by the LCM of ab। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मुझे यहाँ पर a दे दिया एक्स क्यूब वाई क्यूब और b कितना दे दिया एक्स वाई क्यूब, और बोला हुआ एक्स वाई कैसा है प्राइम नंबर्स है, तो एक्स और वाई कैसे प्राइम नंबर्स है। तो पूछ रहा है देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ए बी बाय द एलसीएम ए बी। अगर पॉजिटिव इंटीजर ए बी है उसको हम एलसीएम ए बी से डिवाइड करें, ए बी का जो एलसीएम उससे डिवाइड करें, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो ये आपको मालूम है, देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to product of their LCM and HCF। ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर क्या क्या है ए और बी है, तो उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी। ठीक, तो क्या बोला था क्वेश्चन में, then the result obtained by the dividing the product of positive integer ab by the LCM of ab। तो ये प्रोडक्ट ए बी है, इसको हम क्या कर रहे हैं LCM ऑफ ए बी इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा उनका HCF आएगा, HCF ऑफ ए बी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं HCF ऑफ ए बी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मुझे, a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब। तो इनका HCF क्या आ जाएगा ए बी का, तो ए बी का HCF क्या हो जाएगा, देखिए इनमें कॉमन क्या है, यहाँ से x और यहाँ से भी x मिल जाएगा मुझे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एक x मिल रहा है, दूसरा ये वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई क्यूब से वाई स्क्वायर मिल जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो ये इसका HCF आएगा एक्स वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, if two positive integer a and b are expressible in the form of a is equal to p q square and b is equal to p cube q, p and q being prime numbers, then LCM ab is। देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है, a कितना दे दिया हमें p q स्क्वायर, b कितना दिया है p क्यूब q। ओके, और बोला हुआ p और q क्या है प्राइम नंबर से, p और q प्राइम नंबर है, तो हमें LCM बताना है ab का। तो LCM ऑफ ab, तो LCM कैसे बताते हैं, तो देखिए यहाँ पर फैक्टर क्या क्या है p और q है, फैक्टर क्या है p और q है, तो p की हाईएस्ट पावर देख लीजिए दोनों में क्या है, तो यहाँ पर p की हाईएस्ट पावर कितना है 3, और इन दोनों में q की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा p क्यूब q स्क्वायर, यानी p क्यूब q स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसी में आगे बोल रहा है इन क्वेश्चन 6 HCF AB, इसका HCF बताना हमें, HCF ऑफ AB। तो HCF कैसे बताएंगे, दोनों में कॉमन देखिए क्या, यहाँ भी P दिख रहा है और यहाँ P क्यूब है, तो दोनों में कॉमन क्या है P, यहाँ से P ले लेंगे, यहाँ Q स्क्वायर है यहाँ Q है, तो दोनों में कॉमन क्या है Q, तो P इंटू Q, ये इसका क्या हो जाएगा HCF, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। If two positive integers m and n are expressible in the form of m is equal to p q q and n is equal to p cube q square, where p q are prime numbers, then HCF of mn। अब देखिए यहाँ भी हमें mn का HCF बोला हुआ है, HCF बताना, तो m इज इक्वल टू कितना दिया है p क्यूब q एंड n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है p क्यूब q स्क्वायर, हमें बताना है HCF
ऑफ एम एन का HCF बताना है। तो जैसा कि अभी हमने किया, यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, P कॉमन है, ठीक है, और क्यू स्क्वायर कॉमन है। इन दोनों में देखिए यहाँ भी P है और ये PQ से भी P मिल जाएगा, यहाँ क्यू क्यूब है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो दोनों से क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो HCF क्या आ गया, PQ स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। द HCF ऑफ 95 एंड 152 इज, अब देखिए 95 और 152 का HCF बताना है। तो 95 को फैक्टराइज करोगे तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 19 5 ज़ा 95, ओके। इसी तरह से 152 को, अगर आप 152 को फैक्टराइज करें तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, देन 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 3 जा 6, 2 8 जा 60, देन 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, ये 19। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 152 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 19, और हमसे क्या पूछा हुआ है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताइए दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है केवल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 19, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ओके, इफ HCF ऑफ 26 एंड 169 इज इक्वल टू 13, देन LCM ऑफ 26 एंड 169। अभी हमने बताया कि दो नंबर का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों नंबर क्या दिया, 26 और कितना दिया हुआ, 169। तो इनका प्रोडक्ट इनके LCM और इनके HCF के इक्वल होगा, और इसका LCM हमें बताना है और HCF क्या दे दिया, 13। तो इसका HCF दे दिया 13 और LCM हमें बताना है। तो LCM ऑफ 26 169, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इससे 13 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 13 2 26, से कैंसिल हो जा रहा है 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा, LCM ऑफ 26 एंड 169 दिस इक्वल टू 169 इंटू 2, तो 170 सोच लीजिए आप, 170 इंटू 2 कितना हुआ, 17 2 34, 342 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, 338। ये राइट आंसर होगा 338, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज, पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या तो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ओके, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच रूट 18 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर इज। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रूट 18 को किस स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या बन जाए, रैशनल बन जाए। तो आप एक चीज देखिए, रूट ऑफ 18 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3, तो ये इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2, यानी रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2। अब क्योंकि मुझे इसको क्या बनाना है, रैशनल बनाना है, तो इसमें आप इरेशनल पार्ट देखिए, क्या इरेशनल पार्ट है, रूट 2। तो अगर मैं इसमें रूट 2 का या तो मल्टीप्लाई कर दूं या रूट 2 का डिवाइड कर दूं, अगर मैं रूट 2 से डिवाइड करता हूं तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा जो कि एक रैशनल नंबर आ जाएगा। यानी इसका एक आंसर क्या हो सकता है, 1/√2, पर मुझे 1/√2 दिया नहीं है इसमें ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, √2, क्योंकि अगर इसमें √2 का ही मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये √2 इंटू √2 कितना मिलेगा मुझे, 2, और 2 इंटू 3 6, तो 6 क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर पूछा है जो ऑप्शन में दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा हमारा, √2। ओके, √5 प्लस √3 प्लस 2 is a natural number, an integer, a rational number, an irrational number। अब देखिए यहाँ पर √5 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर, उसमें एक रैशनल नंबर ऐड हो रहा है, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। द एलसीएम ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इज, तो हमें यहाँ पर इसका एलसीएम बताना है। तो देखिए एलसीएम हम क्या करते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं, देखिए क्या क्या प्राइम फैक्टर आ रहा है इसमें, दोनों में 2 और 3 आ रहा है, तो उसके हाईएस्ट एक्सपोनेंट को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ पर 2 का एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, 3। और 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 ले लिया यहाँ से हमने, ठीक है। तो 2 क्यूब क्या हो जाएगा, 8, और 3 क्यूब कितना हो गया,
27, तो 27 इंटू 8 216, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 216, ठीक है। दैट इज 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12,960, देयर एलसीएम विल बी। अभी हमने पढ़ा था कि दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, एचसीएफ पूछा हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है हमें, एलसीएम पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या करें, एचसीएफ से डिवाइड कर दें। तो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दे दिया है, 12960, और इनका एचसीएफ क्या दे दिया हमें, 18। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उन दोनों नंबर का एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। तो 18 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो देखिए कितना आ जाएगा, 9 से कैंसिल कर देते, 9 2 जा 18, ये कितना आएगा, 9 1 जा 9, 39, 9 4 जा 36, 36, 9 4 जा ये 0 आ गया, देन 2 से फिर कैंसिल कर दिया हमने, तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल किया तो ये 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 0, यानी 720 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, पाई इज, पाई क्या एक इरेशनल नंबर है, मालूम है हमें अच्छे से, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, किसी भी प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर क्या होते हैं, तो ये आप अच्छे से जानते हो, कोई भी प्राइम नंबर है उसका टोटल फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा, दूसरा वो नंबर इट सेल्फ, तो 1 और 2, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे 3 प्राइम नंबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3, एक तो 1 और वो नंबर इट सेल्फ, तो फैक्टर कितने होंगे, ओनली 2, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली आर, तो हमसे 12, 21 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम पूछा हुआ है। तो देखिए 12, 21, 15, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा 12, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3, 21 को 3 इंटू 7, 15 को 3 इंटू 5। एचसीएफ बता दीजिए, एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सब में कॉमन हो, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कितना आ गया, एचसीएफ 3 आ गया। 5 केवल हमें ये लास्ट वाले में दिख रहा है, इन दोनों में 5 में दिख रहा है, 7 21 के फैक्टर में दिख रहा है, बाकी दो में 7 नहीं दिख रहा है, तो यानी एचसीएफ तो क्या मिल गया हमें, 3। एलसीएम देखिए, एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्या करेंगे, जो भी इनके प्राइम फैक्टर दिए हों सभी में पहले वो लिख लेते हैं हम, क्या क्या प्राइम फैक्टर हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब उन प्राइम फैक्टर के जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर आ रहा है और किसी में 2 नहीं है, 2 स्क्वायर हाईएस्ट है। यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या ले लिया हमने, 2, 2 का एक्सपोनेंट 2, 3 का एक्सपोनेंट देखिए क्या, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही हो जाएगा। 5 भी केवल इसमें आ रहा है, 7 भी इसमें आ रहा है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, 1 1 दोनों का, ठीक है। तो क्या आ गया इसका एलसीएम, 2 स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, तो ये हो गया 20 इंटू 7 3 जा 21, दैट इज 20 इंटू 21 इंटू 2 कितना आ गया, 42 और 0 यानी 420, तो एलसीएम क्या आ गया इसका, 420, एचसीएफ 3 और एलसीएम 420, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, उनके प्रोडक्ट की बात करना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए 2 है, ये क्या है कि नॉन जीरो रैशनल नंबर हो गया, दूसरा इरेशनल नंबर, सपोज √3 है, तो 2 इंटू √3 ये क्या आएगा, इरेशनल नंबर मिलेगा हमें। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने बोला 7, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर, इसके साथ में हमने क्या लिया, √5, ये इरेशनल नंबर, तो 7 √5 ये क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ओके, if two positive integer a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to xy cube, xy are prime numbers, then HCF ab is, ab का मुझे HCF बताना है। तो देखिए a is equal to कितना दिया हुआ है, x cube y square, b is equal to कितना दिया हुआ है, xy cube। हमें क्या बताना है, HCF of ab, HCF of ab।
आप देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या क्या है, यहाँ पर भी x और इससे भी x मिल जाएगा एक्स क्यूब से, तो एक तो x कॉमन आ गया, दूसरा यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर, ये वाई क्यूब है तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, या इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक सभी नंबर से वो क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ऐसा लीस्ट नंबर बताना है। इसका मतलब 1 से 10 तक के जो नंबर्स हैं उनका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम हम कैसे लेते हैं, हम अच्छे से जानते हैं, जो भी उसमें प्राइम नंबर्स आएंगे, जो प्राइम फैक्टर बनेंगे उसके, उसका हम हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेंगे। तो आप खुद सोचते जाइए, देखिए तो उसमें 1 से लेके 10 तक में पहले तो आप ये सोचिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, उनके फैक्टर में कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आएगा और 7 आएगा, ये 4 प्राइम फैक्टर्स आएंगे। अब 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट किससे मिलेगा, 8 से। देखिए 2 फिर 4, 4 को भी 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कहाँ से मिल गया हमें, 8 से, 2 क्यूब। 3 और 9 में हमें क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर, तो 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या मिलेगा, 2। ओके, 5 और 10 में भी 2 इंटू 5 आता है, तो 5 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना होगा, 1। 7 तो प्राइम नंबर है, इसका एक्सपोनेंट कितना आएगा, 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा, वो लीस्ट नंबर होगा जो इन सभी से क्या होगा, डिवाइड होगा, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से डिवाइड होगा, ये वो लीस्ट नंबर आएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 क्यूब कितना हो गया, 8, और ये कितना, 5 है। देखिए इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 जा कितना आ गया, ये 40, इंटू 3 स्क्वायर 9, और ये 7, 9 इंटू 7 63, 4 इंटू 63 कितना आ जाएगा, बोलिए 40 इंटू 63 करेंगे तो 4 3 जा 12, 6 4 जा 24 और 1 25, 252 और ये 0, यानी 2520, ये हमारा आंसर होगा 2520। ये वो लीस्ट नंबर हो जाएगा, होगा जो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। The largest number which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively is। हमें वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जिससे अगर हम 70 और 125 को डिवाइड करें तो 70 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 मिलना चाहिए और 125 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 मिलना चाहिए। अब देखिए जब उसको डिवाइड करें उस लार्जेस्ट नंबर से, तो 70 को डिवाइड करने पे 5 और 125 को डिवाइड करने पे कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर अगर यहाँ 5 मिल रहा है, तो अगर मैं 70 में से 5 को माइनस कर दूं तो 65 आएगा, यानी उस लार्जेस्ट नंबर से 65 एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर 5 मिल रहा था, 5 को मैंने क्या किया, 70 में से माइनस कर दिया, तो ये आ गया 70 माइनस 5, और 70 माइनस 5 मतलब 65, तो वो जो लार्जेस्ट नंबर होगा उससे ही 65 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ये 125 को डिवाइड जब कर रहे थे तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो 125 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा, ये 117। तो ये 117 जो नंबर है उस लार्जेस्ट नंबर से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो इसका मतलब 65 और 117 का क्या ले लें, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, 65 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए 5 इंटू 13। इसी तरह से 117 ये भी आप इजीली देख सकते हैं किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 13, तो बोलिए कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 13, 39 जा 117। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 13, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 13। If a is equal to 2 cube into 3, b is equal to 2 into 3 into 5, c is equal to 3 raised to power n into 5, and LCM ABC is equal to 2 cube into 3 square into 5, then n equal। तो हमें n की वैल्यू बताना है। आप थोड़ा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए a is equal to 2 cube into 3 दे रहा है, b is equal to 2 into 3 into 5 और c is equal to 3 raised to power n into 5 दे रहा है। अब हम एलसीएम में क्या करते हैं कि जिनका भी हमें एलसीएम बताना है, जिन नंबर का, जैसे यहाँ पर ए बी सी का एलसीएम बताना था, उनमें जो प्राइम नंबर उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 का एक्सपोनेंट क्या है, 3, तो 2 का एक्सपोनेंट 3 है, वो जो कि मुझे इससे मिल रहा है ए से, तो बिल्कुल सही है। 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, यहाँ पर 2, तो 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है। तो आप सोचिए 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमें कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बी में भी,
इसका मतलब क्योंकि यहाँ 3 स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो n है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तब मैंने यहाँ से हाईएस्ट एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट क्या लिया होगा, 2 लिया होगा। 5 का एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 मिल रहा है, जो कि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये बैलेंस हो रहा है, यानी n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। 119 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एन ऑड प्राइम नंबर, एन ऑड कंपोजिट नंबर। देखिए 119 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 119 माइनस 11 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 119 प्लस 11 लिख सकते हैं। तो 119 माइनस 11 कितना हो जाएगा, ये 108 इंटू 119 प्लस 11 ये कितना हो गया, 130। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया था 119 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 108 इंटू 130। ये फैक्टराइज हो जा रहा है। ठीक है। तो जब ये फैक्टराइज हो जा रहा है इसका मतलब क्या है, फैक्टराइज हो रहा है, और वो देखिए 108 फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा, 130 ये भी फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसके दो से बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, अगर दो से ज्यादा फैक्टर है, प्राइम नंबर क्या होता है जिनका फैक्टर में क्या होता है, केवल 1 आए या फिर वो नंबर इटसेल्फ, वो दोनों ही आना चाहिए, उसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर तो हमें बहुत से फैक्टर मिल जाएंगे। इसका मतलब ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एंड ऑड प्राइम नंबर, एंड ऑड कंपोजिट नंबर। देखिए ऑड कंपोजिट नंबर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है। ठीक है ना। तो ये तो सही आंसर है नहीं, तो सही आंसर क्या है इसका, केवल कंपोजिट नंबर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 3.27 बार, an integer, a rational number, a natural number, an irrational number। देखिए ये हमें अच्छे से पता है कि कोई भी अगर रैशनल नंबर होता है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो, या इसका नेचर क्या होता है, तो टर्मिनेटिंग होता है। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। यहाँ पर हमें एक ऐसा दिया वो 3.27 बार, ये रिपीटिंग नेचर है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक रैशनल नंबर को, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रैशनल नंबर आर इक्वल, देन द नंबर्स मस्ट बी। देखिए दो रैशनल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ क्या दे दिया मुझे, इक्वल दे दिया। तो बोला कि वो नंबर कैसे होने चाहिए, तो वो नंबर हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर दिया है पहला प्राइम, अगर मान लीजिए वो दोनों नंबर प्राइम होते, जैसे मैंने ले लिया 2 और दूसरा नंबर ले लिया 3, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा बताइए, 2 और 3 का एचसीएफ कितना मिल रहा है, 1, और इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 2 और 3 का एलसीएम आ रहा है 6, ये तो दोनों डिफरेंट आ रहा है। अगर वो नंबर को प्राइम है, को प्राइम नंबर है, मान लीजिए मैंने ले लिया 15 और 16, ये को प्राइम नंबर ले लिया मैंने, तब इस केस में एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ 1 है क्योंकि को प्राइम है। और एलसीएम कितना आएगा 15 और 16 का, तो ये आ जाएगा कितना, 240। इनका एलसीएम आ रहा है 240, डिफरेंट आ रहा है ये। अगर नंबर कंपोजिट है, सपोज मैंने 4 और 6 ले लिया, ये कंपोजिट नंबर है, तो इनका एचसीएफ कितना आ रहा है यहाँ पर 2, और एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो ये भी देखिए डिफरेंट आ रहा है दोनों। अगर नंबर इक्वल हो, मान लीजिए मैंने बोला कि भाई एक नंबर एक्स है दूसरा नंबर भी एक्स है, तब इस केस में इनका एचसीएफ क्या आएगा, क्योंकि दोनों नंबर इक्वल है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या हो गया, एक्स हो गया। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, वो भी एक्स होगा। तो इस केस में दोनों नंबर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है तो दोनों नंबर को इक्वल होना चाहिए। ठीक है। If the sum of LCM and HCF of two numbers is 1260 and their LCM is 900 more than their HCF, then the product of two number is। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ कितना दे दिया हमें 1260। फिर आगे बोला हुआ है जो एलसीएम है वो कितना है, उसके एचसीएफ से 900 ज़्यादा है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बताना है। तो देखिए आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब यहाँ में क्या क्या दे दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का सम दे दिया 1260। तो देखिए एचसीएफ को एच से, एलसीएम को एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका सम दे दिया मुझे 1260। ओके। और बोला हुआ है कि एलसीएम इज 900 मोर देन एचसीएफ।
तो L इज इक्वल टू 900 प्लस एच। अब L की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये आ गया H प्लस 900 प्लस एच इज इक्वल टू 1260। तो यहाँ से H प्लस एच कितना हो गया 2H, 2H इज इक्वल टू 1260 माइनस 900 दैट इज 360। H इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 180, यानी HCF कितना हो गया 180। तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से, एलसीएम इज इक्वल टू 900 प्लस 180। तो 900 प्लस 180 तो बोलिए कितना आ गया 1080, ये इसका एलसीएम आ गया। और हमें तो प्रोडक्ट पूछा हुआ है, हमसे प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ध्यान रखिएगा केवल 2 नंबर के केस में ऐसा होता है, अगर कभी भी 2 नंबर दिए हो तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, लेकिन केवल 2 नंबर के केस में। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलिए एलसीएम हम निकाल चुके हैं 1080, और एचसीएफ भी कितना है 180। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 8 जा 144, 4 4 18 1 जा 18 और 119, और ये 20, तो कितना आ गया ये 1,94,400, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो बताइए जरा लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, लीस्ट कंपोजिट नंबर कितना है, लीस्ट कंपोजिट नंबर 4, और लीस्ट प्राइम नंबर क्या है 2। इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2, तो 4 और 2 का एलसीएम आप इजीली बता सकते हैं क्या होगा 4। एचसीएफ क्या होगा इसका 4 और 2 का 2। तो हमसे पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है ना, यानी 4:2, दैट इज 2:1, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 44.123 आर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जो मुझे डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ उसमें देखिए आप, ये टर्मिनेटिंग नेचर का है 44.123। तो अगर कभी भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग नेचर का होगा तो उसके डिनोमिनेटर को अगर हम फैक्टराइज करते हैं उसके फैक्टर हमेशा 2 और 5 ही आएंगे, 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ रहा है तो उसका जो डेसिमल नेचर है वो कैसा हो जाएगा, फिर रिपीटिंग नेचर होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 2 और 5। क्या दिया था मुझे 44.123, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 44123 अपॉन 1000, और 1000 को अगर हम फैक्टराइज करें तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 का क्यूब 2 इंटू 5 क्यूब, यानी 1000 हो गया, दैट इज 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो इसका जो डिनोमिनेटर उसके प्राइम फैक्टर में केवल क्या आएगा 2 और 5। इफ a square is equal to 23 upon 25 then a is rational, irrational, whole number, integer। a स्क्वायर क्या दे दिया हमें 23 अपॉन 25, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 23 अपॉन 25, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 23 अपॉन 5, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि a क्या होगा। अब देखिए ये ऊपर इरेशनल नंबर है, नीचे इरेशनल है, तो इरेशनल अपॉन रैशनल, तो ये क्या मिलेगा हमेशा इरेशनल, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। इफ एलसीएम x एंड 18 इज इक्वल टू 36, x और 18 का एलसीएम हमें क्या दे दिया 36, एंड एचसीएफ क्या दिया हुआ है 2, देन x इज, अभी हमने पढ़ा हुआ है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो 2 नंबर यहाँ पर x और 18 दिए हुए हैं, तो x इंटू 18 ये किसके इक्वल होगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो एलसीएम दे दिया 36
और HCF दे दिया हमें 2, तो हमें x बताना है यहाँ से। तो देखिए 18 2 ज़ा 36, ये 18 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो 2 इंटू 2 4, तो x इज इक्वल टू 4, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। The sum of two numbers is 1215 and their HCF is 81. Then the possible number of pair of such number is, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि दो नंबर जिनका सम 1215 है और उनका HCF कितना 81 है। तो ऐसे वो कितने नंबर्स का पेयर पॉसिबल है जिससे सम 1215 और HCF कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए। ठीक है। देखिए मान लेते हम वो नंबर क्या है, ए और बी है, उनका सम हमें कितना दे दिया है 1215। अब ये जो ए और बी नंबर है, इसका मतलब है कि ए, क्योंकि उन दोनों का HCF कितना दिया हुआ है 81 दिया हुआ है, तो सपोज ए कितना है 81m और बी कितना है 81n, क्योंकि HCF कितना है 81 है, तो वो जो नंबर ए और बी है वो 81 से तो डिविजिबल होंगे। वेयर m and n are co-prime। m और n क्या है, m और n को प्राइम होना चाहिए, क्योंकि m और n में से कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें HCF क्या दिया हुआ है 81 दिया हुआ है, तो m और n कैसे होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। अब ऐसे कितने पेयर पॉसिबल होंगे, तो यहाँ पर हम ये देख लें बस केवल कि m और n के ऐसे कितने पेयर बनते हैं। अब वो हमें कैसे पता पड़ेगा, तो आप देखिए यहाँ पर कि a प्लस बी इक्वल टू 1215 दिया हुआ है, तो a की जगह क्या रखते हैं हम 81m और b की जगह कितना 81n इज इक्वल टू कितना आ गया 1215। 81 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यानी 81 इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू 1215। तो यहाँ से m प्लस एन इज इक्वल टू कितना आ गया 1215 डिवाइडेड बाय 81। इसको 81 से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो m प्लस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो रहा है, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 9 जा 81 और ये होगा 9 1 जा 9, 31, 9 3 जा 27, देन 45, 9 5 जा 45 और ये 9 से कैंसिल होगा 15 टाइम, तो कितना आ गया ये 15। तो m प्लस एन इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 15। तो m और n के ऐसे कितने पेयर पॉसिबल होंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए जब मैं m की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो n कितना होना चाहिए, n 14 होना चाहिए। जब m की वैल्यू मैं 2 लूँगा तो n कितना होगा 13 होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ तो यहाँ कितना मिलेगा मुझे 12, 4 लेने से क्या मिलेगा 11, 5 लेने पे क्या होना चाहिए ये 10, m की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो ये 9 मिलना चाहिए n। इसी तरह अगर 7 लेता हूँ तो n की वैल्यू 8 मिलना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, अगर m की वैल्यू 8 लूंगा तो n फिर से क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, यानी रिपीट होना चालू हो गया। यानी इतने पेयर पॉसिबल हैं कितने 7 पेयर। पर थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि m और n क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। आप देखिए 1 और 14 बिल्कुल सही है, को प्राइम नंबर है। 2 और 13 ये भी को प्राइम है। 3 और 12 ये को प्राइम नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 3 आ जा रहा है, तो ये नहीं ले सकते हम। 4 11 को प्राइम नंबर है। 5 10 ये नहीं ले सकते, को प्राइम नहीं है। 6 9 ये भी को प्राइम नहीं है। 7 8 ये को प्राइम है। तो आप ध्यान दें तो यहाँ पर केवल को प्राइम नंबर के 4 पेयर पॉसिबल है। तो ऐसे केवल 4 ही पेयर पॉसिबल होंगे जिनका जिनका सम कैसा होगा 12 15 और HCF कितना होगा 81। सो ओनली 4 सच पेयर आर पॉसिबल। तो केवल 4 ही पेयर ऐसे पॉसिबल होंगे जिनका सम 12 15 और HCF कितना होगा 81 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 4। आपकी बुक में जो ऑप्शन दिए हैं उसमें 4 नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप 4 कर लीजिएगा तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा 4। ठीक। इफ द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p and q where p greater than q is 221, then the value of 3p minus q।
एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू इज 221। तो हमें एलसीएम कितना दे दिया, 221 दे दिया है। ओके, और वो नंबर क्या है, पी और क्यू है, और बोला हुआ है कि पी और क्यू दोनों ही कैसे हैं, प्राइम नंबर है। तो अगर हम 221 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 221 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 13 और 17। और बोला हुआ पी ग्रेटर देन क्यू, तो इसका मतलब पी इज इक्वल टू क्या आ गया, दोनों ही प्राइम नंबर है 13 और 17, तो पी इज इक्वल टू 17 होगा क्योंकि पी ग्रेटर देन क्यू बोला हुआ है, और क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी, 3p माइनस क्यू। सो 3p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू पी की वैल्यू 17 माइनस क्यू यानी 13, 51 माइनस 13 दैट इज 38। तो 38 राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 10n plus 1 where n is a natural number such that n lies between 1 to 10 where 1 is included। तो देखिए क्या बोल रहा है, ऐसे कितने प्राइम नंबर्स पॉसिबल हैं जो कि 10n plus 1 के फॉर्म में हो, और n की वैल्यू हमें 1 से लेके 10 के बीच में लेना है, और 1 ले सकते हैं n इक्वल। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए मैं यहाँ पर n की वैल्यू लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10n plus 1, 10n plus 1। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 10 इंटू 1 ऐसे ही होगा, ये 10 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया, 11। इसी तरह से अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 प्लस 1 यानी ये आ गया 21। n की ये वैल्यू जब मैं 3 लूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज़ 31। ये आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जब n की वैल्यू मैं 4 ले रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 41। n की वैल्यू 5 लेने पे क्या मिलेगा, 51। 6 लेने पे क्या मिलेगा, 61। 7 लेने पे 71। 8 लेने पे 81 एंड 9 लेने पे क्या मिलेगा, ये 91 मिलेगा। n की वैल्यू मुझे 1 से लेके 10 के बीच में लेना था, 10 इंक्लूडेड नहीं था। ठीक, अब इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 11 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर, 41 प्राइम नंबर, 51 प्राइम नंबर नहीं है, 61 71 प्राइम नंबर, 81 91 ये प्राइम नंबर नहीं है। तो कितने प्राइम नंबर आ गए, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 प्राइम नंबर पॉसिबल होंगे, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। एनी वन ऑफ द नंबर ए प्लस 2 एंड ए प्लस 4 इज अ मल्टीपल ऑफ। कोई भी नंबर जो ए प्लस 2 और ए प्लस 4 के फॉर्म में है वो किसका मल्टीपल होगा, ये बताना है इस क्वेश्चन में हमें। तो देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए, दूसरा नंबर क्या दे दिया, ए प्लस 2, तीसरा बोल रहा है ए प्लस 4। ठीक, अगर मान लीजिए मैं ए की वैल्यू क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आएगा 1, 2 प्लस 1 ये नंबर हो गया 3, देन 4 प्लस 1 4, ये 3 नंबर आ गया 1 3 4। अगर मैं ए की वैल्यू 2 लेता हूँ, यहाँ मुझे मिलेगा 2, 2 प्लस 2 4, देन 2 प्लस 4 6। इसी तरह से अगर मैं 3 ले लूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, 3, 3 प्लस 2 5, और यहाँ पर कितना मिलेगा, 4 प्लस 3 7। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था कि एनी वन ऑफ द नंबर ए प्लस 2 एंड ए प्लस 4 इज अ मल्टीपल ऑफ, इनमें से कोई भी एक किसका मल्टीपल होगा। तो देखिए आप यहाँ पर भी मुझे कॉमन क्या क्या आ रहा है दोनों में, तो यहाँ पर भी देखिए 3 मिल रहा है, यहाँ 6 मिल रहा है जो 3 का मल्टीपल है, क्योंकि ऑप्शन में मुझे क्या दिया है, 2 3 5 7, तो ये 2 का ही मल्टीपल है। यहाँ पर देखिए ये 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है, यहाँ पर भी एक 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, ये 2 का मल्टीपल हो जाएगा। पर हम इसमें देखें तो यहाँ पर देखिए कोई भी इवन नंबर नहीं आ रहा, यहाँ पर 2 का कोई मल्टीपल नहीं मिल रहा, लेकिन 3 मिल रहा है, तो ये भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा। यानी अगर आगे इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा नंबर जरूर मिलेगा जो कि क्या हो, 3 का मल्टीपल हो। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी 3 करेक्ट आंसर होगा। If the LCM of A and 18 is 36 and the HCF of A and 18 is 2, then A
यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ए और 18, उसका मुझे क्या दे दिया, एलसीएम दे दिया और एचसीएफ दे दिया है, तो ए की वैल्यू बताना है। ये भी हमने किया हुआ था कि दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो यहाँ पर नंबर क्या क्या दिए हुए हैं, ए और 18, तो ए इंटू 18 दोनों नंबर का प्रोडक्ट, उनका एलसीएम, एलसीएम कितना है 36 और एचसीएफ कितना है 2, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 टू ज़ा 36, 2 इंटू 2 4, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 4, आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इफ पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स देन पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर, पी और क्यू अगर को प्राइम नंबर है तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कैसा होगा, तो देखिए जरा, मान लीजिए मैंने ले लिया 2 और 3, पी की वैल्यू क्या ले लूँ मैं, थोड़ी देर के लिए 2 और क्यू की वैल्यू ले लेता हूँ 3, तो यहाँ से पी स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, 2 का स्क्वायर दैट इज कितना 4, और क्यू स्क्वायर कितना मिलेगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब कितना आ गया 9, तो ये दोनों भी कैसे हैं, को प्राइम है, पी और क्यू को प्राइम थे तो ये भी को प्राइम आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ p इज इक्वल टू 5 और q इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 6, 5 और 6 कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, तो देखिए पी स्क्वायर कितना होगा 25, क्यू स्क्वायर क्या होगा 36, तो ये 25 और 36 ये भी कैसे है, को प्राइम है, तो इसका मतलब अगर पी और क्यू दोनों ही को प्राइम नंबर है तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी कैसा होगा, को प्राइम, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, if 3 is the least prime factor of number a and 7 is the least prime factor of number b, then the least prime factor of a plus b is, कोई नंबर a है जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या दे दिया 3 दे दिया, तो मान लो मैंने बोल दिया कि वो नंबर क्या है 3m है, दूसरा नंबर जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 है तो वो नंबर 7n हो गया, वेयर m and n are पॉजिटिव इंटीजर, m और n कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं m की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, क्योंकि a एक ऐसा नंबर है जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या दिया मुझे 3 दिया हुआ है, तो 5 ले लेता हूँ, तो a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज 15, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 3 है। इसी तरह से यहाँ पर n इज इक्वल टू मैं क्या ले लूँ 11 ले लेता हूँ, तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7 इंटू 11 यानी 77, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 7 है। हमसे क्या पूछा हुआ है a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 15 प्लस 77 दैट इज 92। अब इसका मुझे पूछा हुआ है कि लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, तो देखिए 92 को इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, 92 है तो कितना आएगा 46, फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो 23, तो 4 इंटू 23, तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पर 2, तो a प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 होगा। आप इसको ऐसा भी समझ सकते थे कि यहाँ पर देखिए क्या बोला था, पहले नंबर जो a है उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 दिया था, दूसरे नंबर का क्या दिया था 7 दिया था, a का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या दिया था 3 और b का क्या दिया हुआ था 7, तो जो a प्लस बी है उसका क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 दैट इज क्या आ रहा है 10, और 10 के आप फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 5, तो उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 2, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। The smallest number by which root 27 should be multiplied so as to get a rational number. स्क्वायर रूट ऑफ 27 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 यानी 3 रूट 3 आ गया ये। अब क्योंकि इसको मुझे रैशनल बनाना है तो इसमें से ये जो रैशनल पार्ट है इसको मुझे हटाना होगा। अब इसको हम कैसे हटा सकते हैं, तो भाई हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि 3 रूट 3 है, इसको रूट 3 से डिवाइड कर दें तो ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि 3 रूट 3 है, इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रूट 3 इंटू रूट 3 3 बन जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा, तो अभी एक रैशनल नंबर आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाइड
सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर, ताकि हमें रैशनल नंबर मिल जाए। तो आंसर क्या होना चाहिए? 1/√3, ताकि √3 से हम क्या करें, इसको 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कैंसिल होकर 3 मिल जाएगा। और हमें ऑप्शन में 1/√3 नहीं दिया हुआ है, तो √3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 9, जो कि एक रैशनल नंबर है। ओके। 3 bells ring at interval of 4, 7 and 14 minutes. All the 3 rang at 6 a.m. When will they ring together again? अब देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ, 3 बैल है जो कि 4, 7 और 14 मिनट्स के इंटरवल पे बज रही हैं। सबसे पहले वो सवेरे 6 बजे एक साथ बजती हैं, तो दोबारा वो एक साथ कब बजेंगी? ठीक है, क्योंकि देखिए दोबारा उनको एक साथ बजना है और इंटरवल कितना दिया? 4, 7, 14 मिनट। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम ऑफ 4, 7, 14, एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14। तो बताइए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 4, 7, 14 का 2 की हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी? 2। और ये 14 में से क्या आ जाएगा? 7, एक 7 यहाँ भी है, तो 2 स्क्वायर इंटू 7, तो कितना आ गया ये? 4 इंटू 7 यानी 28। तो 28 मिनट के बाद वो दोबारा एक साथ बजना चाहिए। तो पहले सुबह 6 बजे एक साथ बज रही है, 28 मिनट के बाद यानी 6:28 AM, यानी राइट आंसर इज सी। If n is a natural number, then 9 raised to power 2n minus 4 raised to power 2n is always divisible by। n मुझे नेचुरल नंबर दिया हुआ है और बोला हुआ 9 raised to power 2n minus 4 raised to power 2n किससे हमेशा डिविजिबल होगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 9 का जो एक्सपोनेंट है वो कैसा है? 2n, और 4 का एक्सपोनेंट भी कैसा है? 2n, मतलब वो इवन नंबर होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि 9 raised to power 2n माइनस 4 raised to power 2n हमेशा किससे डिविजिबल होगा? थोड़ा इसको और समझते हैं। देखिए, a रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4, सपोज ये कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें a और b दोनों का एक्सपोनेंट कैसा लिया है मैंने? इवन नंबर लिया हुआ है। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप थोड़ा ध्यान दें, तो यहाँ पर जब a और b दोनों का एक्सपोनेंट कैसा था? इवन नंबर था, तो ये अब a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, क्योंकि इसके फैक्टर क्या क्या आ गया? a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब a रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से ही डिवाइड होगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके फैक्टर क्या बनते? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए इसमें भी ये दोनों फैक्टर आ रहे हैं, यानी अगर पावर एक्सपोनेंट कैसा इवन नंबर है तो उसके फैक्टर हमेशा ए माइनस बी, ए प्लस बी जरूर बनेंगे, यानी वो ए माइनस बी, ए प्लस बी दोनों से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ए की जगह क्या आ गया? 9, और बी की जगह क्या है? 4। तो 9 रेस टू पावर 2n माइनस 4 रेस टू पावर 2n, क्योंकि एक्सपोनेंट कैसे? इवन है, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? 9 माइनस 4 एंड 9 प्लस 4, दैट इज 5 एंड 13। तो ये 5 और 13 दोनों से ही डिवाइड होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। If n is any natural number, then 6 raised to power n minus 5 raised to power n always end with। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 raised to power n माइनस 5 raised to power n बोला हुआ है, तो 6 raised to power n माइनस 5 raised to power n। अगर मान लीजिए मैं n की वैल्यू थोड़ी देर के लिए क्या ले लेता हूँ? n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो ये आएगा 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, तो कितना मिल गया? 1। अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ, तो ये आएगा 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 36 माइनस 25, तो ये कितना आएगा? 11। तो अभी इसका जो एंड डिजिट है यानी यूनिट डिजिट है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो देखिए 6 रेस टू पावर 1 ये कितना होगा? 6, 6 रेस टू पावर 2 ये कितना मिलेगा? 36, 6 क्यूब बोलिए कितना होगा? 216, 6 रेस टू पावर 4
1296, मतलब 6 का हम कोई भी पावर ले लें, 6 का कोई भी एक्सपोनेंट लें, हमेशा इसका यूनिट डिजिट कितना मिलेगा मुझे, 6 मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 5 की बात करें तो देखिए 5 रेज टू पावर 1 क्या आएगा, 5, 5 रेज टू पावर 2 25, 5 क्यूब क्या होता है 125, 5 रेज टू पावर 4 क्या होता है 625 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट सभी में क्या आ रहा है 5। इसका मतलब n, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर है 6 की पावर n माइनस 5 रेज टू पावर n, इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा 6 रेज टू पावर n माइनस 5 रेज टू पावर n। तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट कितना आएगा, हमेशा 6 आएगा। और ये दूसरा एक्सप्रेशन में यानी 5 रेज टू पावर n, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। और इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब 6 रेज टू पावर n माइनस 5 रेज टू पावर n, ये हमेशा 1 के साथ एंड होगा, इसका एंड डिजिट क्या होगा 1। The remainder when the square of any prime number greater than 3 is divisible by 6 is। अब देखो कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है, अगर हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो 3 से बड़ा प्राइम नंबर पहला हम लेते हैं 5 सपोज, तो 5 स्क्वायर कितना आ गया बोलिए 25। और जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, बोलिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 6 4 जा 20, 24, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं 7 लूँ, 7 स्क्वायर ये कितना आ रहा है 49। तो अगर इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा बोलिए, 6 से डिवाइड करेंगे तो 48 आ जाएगा, 6 7 जा 6 8 जा 48, तो 1 आएगा रिमाइंडर यहाँ भी, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मैं 11 ले लेता हूँ, 11 स्क्वायर कितना आ जाएगा 121। इसको आप 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, और देखिए कितना बच रहा है, फिर यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो ये रिमाइंडर कितना मिल रहा है 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, तो यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। किसी भी इंटीजर m के लिए इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा, तो इसका आंसर होगा 2m। तो इवन इंटीजर 2m के फॉर्म में होगा, जो ऑड इंटीजर होगा वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 2m। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, q है तो q के लिए इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा 2q के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। और ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ऑल डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, इंटीजर्स। कोई भी अगर डेसिमल नंबर होता है तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ऑप्शन में रियल नंबर भी दिया है, रियल नंबर के अंदर रैशनल इरेशनल दोनों इंक्लूडेड होते हैं, तो ऑप्शन सी मोर करेक्ट। a into 5 raised to power n ends with the digit 0 for every natural number n, then a is। a into 5 raised to power n हमेशा 0 के साथ में एंड हो रहा है, तो a को क्या होना चाहिए। अब देखिए 0 बनने के लिए क्या होना चाहिए, ये 5 दिया है तो 5 के साथ में कोई ना कोई इवन नंबर आना चाहिए। जैसे 5 इंटू 2 करोगे तो 10 मिल जाएगा, 5 इंटू 4 करोगे 20 मिल जाएगा। इसका मतलब a को क्या होना चाहिए, कोई इवन नंबर होना चाहिए। तो a इज एन इवन नंबर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। The product of a non-zero rational number and an irrational number is। non-zero rational number और irrational number, इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, एक irrational number होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। For any natural number 25 raised to power 2n minus 9 raised to power 2n is always divisible by। अभी किया इस तरह का क्वेश्चन, 25 रेस्ट टू पावर क्या दिया है 2n माइनस 9 रेस्ट टू पावर 2n दिया हुआ है, तो पूछा है कि इनमें से किससे डिवाइड होगा। तो अभी हमने किया था, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है कैसा है इवन है, तो ये ऑलवेज डिविजिबल बाय 25 माइनस 9 एंड 25 प्लस 9। 25 माइनस 9 मतलब 16 एंड 25 प्लस 9 34, तो ये 16 और 34 दोनों से डिवाइड होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। HCF of two positive integer is always a multiple of their LCM। HCF क्या LCM का मल्टीपल होता है, बिल्कुल नहीं। अ फैक्टर ऑफ देयर LCM, यस, LCM का एक फैक्टर होता है।
डिविजल बाय देयर एलसीएम, एलसीएम से एचसीएफ डिवाइड नहीं होता, बल्कि जो एलसीएम वो एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजल होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65 and 104 is 13. If LCM of 65 and 104 is 40 into x, then the value of x is। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिया है, 65 और 104 उनका एचसीएफ मुझे 13 दे दिया है और एलसीएम क्या दे दिया, 40x दे दिया है। तो मुझे x की वैल्यू बताना है। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो नंबर क्या क्या दिए हैं मुझे, 65 इंटू 104, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, और उनका एचसीएफ कितना दे दिया है मुझे, 13, और एलसीएम कितना है, 40 इंटू एक्स। ठीक है, तो मुझे एक्स फाइंड करना है। तो क्या करें हम, 30 और 40 से इसको डिवाइड कर दें। तो 65 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 40, तो क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा आपको। तो 13 5 जा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 8 जा, ये मिल गया मुझे 8, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, देन 24, 8 3 जा 24। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 13। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 13। ओके। द एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स 28 44 एंड 132 इज। तो देखिए 28 को हम फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं, 7 4 जा 28, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 4। ओके। 44 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 11 इंटू 4, यानी 2 स्क्वायर इंटू 11। 132, 132 को अगर फैक्टराइज करें तो यहाँ पर देखिए लास्ट के 2 डिजिट 32 है, मतलब ये 4 से तो डिविजिबल होगा। तो अगर ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, दैट इज 2 स्क्वायर, 4 3 जा 12, और 1 2 4 3 जा 12, 2 स्क्वायर इंटू 33। इसका मतलब क्या आ गया, देखिए ये आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11। हमें एलसीएम बताना है, एलसीएम ऑफ 28 44 एंड 132। तो क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर देख लीजिए क्या क्या मिल रहा है हमें। तो 2 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 7 मिल रहा है, एंड 11 आ रहा है। ठीक है, तो 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, सब में देखिए 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 2, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 1, ये हो गया 1। यहाँ से मुझे 7 मिल रहा है और ये 11 मिल रहा है। ठीक है ना, तो कितना आ गया, ये 1 और ये 1। 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, 4 3 जा 12, 12 इंटू 7 कितना आ गया, 84, और इंटू 11 दैट इज 4, 8 प्लस 4 12, 1 8 और 1 9, 924, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 924। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249, लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया था। तो हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जिसको अगर हम 281 और 1249 को डिवाइड करें उस नंबर से, तो रिमाइंडर कितना, 5 और 7 मिलना चाहिए। दैट इज 281 को डिवाइड करने पे 5 और 1249 को डिवाइड करने पे 7 मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो नंबर है, क्योंकि रिमाइंडर 281 को उस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करने पर 5 मिल रहा है, यानी 281 माइनस 5 276 उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसी तरह से 1249 को जब हम उस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 7, यानी 1249 माइनस 7 1242 उस ग्रेटेस्ट नंबर से ये भी कैसा होगा, फिर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 281 माइनस 5 दैट इज 276, 1249 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा, 1242। ओके,
यानी 276 और 1242 ग्रेटेस्ट नंबर से कैसा होगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो अब हमें क्या वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, दैट इज इसका हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। किसका, 276 और 1242 का। तो देखिए इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 276 इसको अगर हम फैक्टर करें तो लास्ट में देखिए 76 है जो कि 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी एक फैक्टर तो क्या आ गया, 4 आ गया, दैट इज 2 स्क्वायर इनटू, अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, बोलिए। 4 6 जा 24, 36, 4 9 जा, यानी ये 69 आ गया। तो ये आ जाएगा 2⁴ इनटू, ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 2⁴ इंटू 3 इंटू 23, ये इसके क्या मिल गया, प्राइम फैक्टर मिल गया हमें। इसी तरह से 1242 इसके प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 42 है। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है। तो पहले तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लें। तो 2 से डिवाइड करा तो क्या आ गया, देखिए 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 621 को देखिए तो 6 + 2 8 + 1 9, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू, इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे 9 6 जा 54। ठीक है, तो ये आ गया 62 माइनस 54, तो कितना आ गया ये 8, 81, 9 9 जा 81, तो ये बनेगा 69। दैट इज 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू, ये फर्दर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, फर्दर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। हमें क्या बताना है, इसका एचसीएफ बताना है, एचसीएफ ऑफ 276 एंड 1242। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 है और यहाँ 2 की पावर 4 है, तो ये 2 कॉमन आ गया दोनों में से। यहाँ 3 है, ये 3 क्यूब है तो 3 कॉमन आ गया। यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है, तो ये 23 भी कॉमन आ गया। 3 2 जा 6 इंटू 23, 6 3 जा 18, 1 6 2 जा 12 और 1 13, 138। तो 138 हमारा आंसर होगा, यानी 138 वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिसको अगर हम जिससे अगर हम 281 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 मिलेगा, और 1249 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 138, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर इज। तो मुझे ऐसे इरेशनल नंबर्स का पेयर बताना है जिसका प्रोडक्ट क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आना चाहिए। तो देखिए पहले ऑप्शन में √16 √4, ये तो दोनों ही कैसे रैशनल नंबर है। √16 4 हो जाएगा, √4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि मुझे क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, √5 और √2, √5 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 मिलेगा जो कि रैशनल नंबर मिलेगा। जबकि मुझे चाहिए क्या, रैशनल नंबर चाहिए। √3 √27, ये दोनों इरेशनल नंबर है, √27 को 3 √3 भी लिख सकते हैं। तो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे √3 इंटू √27, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये √3 और इंटू इसको हम 3 √3 लिख सकते थे। तो कितना आ गया, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और एक ये 3, तो 3 इंटू 3 कितना आ गया 9, जो कि एक रैशनल नंबर आ रहा है। यहाँ पर देखिए तो √36, ये कि जबकि ये क्या है, रैशनल नंबर है 6, और 6 इंटू क्या आ जाएगा √2। हमें दोनों ही क्या होना चाहिए था, रैशनल नंबर होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, √3 √27। The smallest irrational number by which √20 should be multiplied so as to get a rational number is। देखिए √20 बोला हुआ है, तो √20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी 2√5 आ गया। क्या पूछा हुआ, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, है ना, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बताना, इसको √20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या एक रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रैशनल पार्ट क्या आ रहा है, √5 आ रहा है। तो अगर इस 2√5 को अगर मैं क्या करूँ, √5 से डिवाइड कर दूँ, या मैं ऐसा बोलूँ कि 1/√5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे 2 मिलेगा जो कि एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 2√5 है, इसको हम क्या करें,
किससे मल्टीप्लाई कर दे, √5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो √5 इंटू √5 क्या आ जाएगा 5, तो ये एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो 1/√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर मिलेगा, या फिर √5 से, तो 1/√5 हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है, √5 दिया हुआ है, तो स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे √20 क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। क्या आंसर होगा, √5। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। तो देखिए किस किस का एलसीएम पूछा है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, यानी हमें एलसीएम पूछा है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या है 3, एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या है 99, इनका एलसीएम पूछा है। अब 99 3 से डिवाइड हो जा रहा है एग्जैक्टली, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 99, तो आंसर होगा 99, यानी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 और √5 के बीच में हमें रैशनल नंबर बताना है। तो देखिए जो √3 की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स क्या होती है 1.7320, ये √3 की वैल्यू होती है। √5 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी 2.2360, ये एप्स की अप्रॉक्स वैल्यू होगी। अब हमें वो नंबर बताना है रैशनल नंबर जो √3 और √5 के बीच में लाए करें, यानी 1.732 और 2.236 के बीच में लाए करना चाहिए वो नंबर। पहला देखिए 1.4 है, तो 1.4 तो 1.73 से भी छोटा है, तो इस लिमिट में आ ही नहीं रहा है, तो ये बाहर हो गया। अगला देखिए 2.326 बार, 2.3 है वही 1.7 से छोटा है, तो ये भी बाहर हो गया। उसके बाद पाई, पाई एक रैशनल नंबर है तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है 3.14, 3.14, तो देखिए यहाँ 2.2 से ही बाहर हो जा रहा है ये तो फिर आ गया 1.85, 1.857142, तो आप देखिए ये 1.73 1.23 इसके बीच में लाई करेगा 1.857142, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। इफ -1 raised to power n plus -1 raised to power 8 is equal to 0, then n is any positive integer, any negative integer, any odd number, any even number। अब देखिए अगर -1 raised to the power n प्लस -1 raised to the power 8, तो ये -1 raised to power 8 है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन है तो ये +1 आ जाएगा। अब इसको 0 होने के लिए इसको -1 होना होगा, ठीक है ना। अगर इसको मुझे 0 के इक्वेट करना, क्योंकि इक्वल टू में 0 दिया हुआ है, तो इस सम को 0 होने के लिए ये जो -1 की रेस्ट टू पावर n है, इसको क्या होना चाहिए, ये -1 होना चाहिए, और इसको -1 होने के लिए n को क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो n कैसा होगा, ऑड इंटीजर। ठीक है, तो क्या बोला है कि n क्या होना चाहिए, या तो एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये नहीं होगा, एनी नेगेटिव इंटीजर, एनी ऑड नंबर, एनी इवन नंबर, तो एनी ऑड नंबर। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। The least number which is a perfect square and is divisible by each of 16, 20 and 50 is। तो हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर बताना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो और जो 16, 20 और 50 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा हो। तो देखिए अगर हम 16 के फैक्टर करें तो क्या मिलेगा 2⁴, 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा 4 × 5 दैट इज 2² × 5, 50 के फैक्टर की बात करें तो 50 का फैक्टर क्या हो जाएगा 25 × 2, यानी 2 × 5²। अब क्योंकि वो नंबर 16, 20 और 50 तीनों से क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, यानी एलसीएम ऑफ 16, 20 एंड 50। बोलिए एलसीएम क्या आ जाएगा, तो इसके फैक्टर में क्या क्या आ रहा है 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 4, और 5 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 2। तो देखिए 5² और 2², यानी ये कितना हो गया 100, और 2² बचेगा 4, दैट इज 400 आ गया। अब 400 परफेक्ट स्क्वायर भी है क्योंकि 20 का स्क्वायर है, ठीक है ना। 400 एक ऐसा नंबर है जो 16, 20 और 50 तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा 400।
क्योंकि हमसे बोला क्या है कि द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 16, 20 एंड 50। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए और सभी से 16, 20 और 50 से एग्जैक्टली डिवाइड भी होना चाहिए। पर अगर आप ऑप्शन में देखें, अगर ऑप्शन से भी सोचे तो देखिए 1200 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 100 परफेक्ट स्क्वायर है पर वो 16 से डिवाइड नहीं होगा। 2400 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ हमें सी ऑप्शन दिया है 3600। राइट आंसर हमारा 400 होना चाहिए पर वो ऑप्शन में नहीं है, पर 3600 ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और जो इन तीनों से 16, 20 और 50 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर सी होगा 3600। वैसे इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 400। ओके। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004 इज। हमें क्या बताना है? जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके एक्सपोनेंट्स का सम बताना है। तो देखिए 4004, इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 0 0, 2 2 ज़ा 4, फर्दर 2 से डिवाइड हुआ, अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से देखते हैं, 30, देन 21, 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 20 है, 2 1, 7 3 जा 21, 1 4 3, 11 से डिवाइड होगा अब ये, तो 11 1 जा 11, 33, 11 3 जा 33, देन 13 से डिवाइड होके क्या आ गया 1। तो 4004 इसके जो प्राइम फैक्टर आ रहा है वो देखिए क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। हमसे क्या पूछा है? सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो बताइए जरा सम क्या क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना है 2 प्लस 7 11 13, सभी का एक्सपोनेंट कितना है 1, तो ये कितना आ गया 5। तो आंसर क्या हो गया 5, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। द HCF ऑफ 40, 110 एंड 360 इज। तो देखिए 40, 110 एंड 360, इसको फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 10 दैट इज 2 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 5, 8 5 ज़ा 40, 110 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 55, देन 5 इंटू 11, 11 5 ज़ा 55 इंटू 2 110, 360 है, 36 इंटू 10 आ जाएगा ये, 36 इंटू 10 आएगा तो देखिए 36 को 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और 10 में से भी 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। हमें क्या बताना है इसका? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे सभी में 2 मिल रहा है, 2 ले लिया, 3 यहाँ पर आ रहा, बाकी में नहीं आ रहा, लेकिन 5 सभी में आ रहा है तो 5 ले लिया, तो कितना आ गया 5 इंटू 2 10, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। If a raised to power b is equal to 32, where a and b are positive integers, then the value of b raised to power ab is। देखिए क्या गिवन है, a raised to the power b is equal to 32, that is a raised to power b is equal to, इसको लिख सकते हैं 2 raised to the power 5, कंपेयर बोथ साइड। तो यहाँ से a is equal to क्या मिल गया आपको 2 और b is equal to क्या मिल गया 5। हमें क्या बताना है? b raised to power ab, b raised to power ab इसकी वैल्यू बताना है। तो b की वैल्यू क्या है 5, तो 5 raised to power a की वैल्यू है 2 और b की 5, यानी 5 raised to power 2 इंटू 5, दैट इज 5 raised to power 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर इज। और इसके बारे में बताना है तो देखिए ये दिया 1 प्लस रूट 3
होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस √3 होल स्क्वायर। ये आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी यूज कर ले रहे हैं, ए माइनस बी दैट इज 1 प्लस √3 माइनस 1 माइनस √3, ये हो गया ए माइनस बी। ए प्लस बी जैसा क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √3। यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस √3 माइनस 1 प्लस √3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √3। यहाँ पर देखिए -1 + 1 कैंसिल हो गया, √3 क्या आ गया 2√3 इंटू माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 क्या आ गया 2, तो क्या मिल गया 2 इंटू 2 4 √3। ठीक है, तो 4 √3 ये कैसा आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। तो ऑप्शन में क्या कह दिया वो, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये तो नहीं है, नेगेटिव इंटीजर ये भी नहीं है, अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर, अ नेगेटिव इरेशनल नंबर। तो क्या आंसर होगा, अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। √3 + 2 होल स्क्वायर प्लस √3 - 2 होल स्क्वायर। तो देखिए √3 + 2 होल स्क्वायर प्लस √3 - 2 होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ab वाला टर्म यानी 4 √3 आ गया, प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 2ab वाला टर्म यानी कितना आ गया 4 √3, माइनस 4 √3 प्लस 4 √3 कैंसिल हो गया, 4 3 7 और 7 कितना आ गए 14 यानी 14। तो क्या आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, तो यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। For any prime numbers p, if p divides a square where a is any real number, then p also divides। देखिए अगर कोई प्राइम नंबर p है तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p इनमें से किसको डिवाइड करेगा ये बताना है। तो आप देखिए जैसे मान लीजिए a स्क्वायर की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने ले लिया 36। ओके, और ये किससे डिविजिबल है 36, डिविजिबल बाय, ये तो दोनों से 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2 एंड 3, ये दोनों ही प्राइम नंबर है 2 और 3, तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ a, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 6। अब आप देखिए 6 भी दोनों से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या बोल रहा है, फॉर एनी प्राइम नंबर्स p, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर a इज एनी रियल नंबर, देन p आल्सो डिवाइड्स a। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा उसको भी p से वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। लेट a इज इक्वल टू p स्क्वायर q क्यूब r रेज टू पावर n एंड b इज इक्वल टू p क्यूब q रेज टू पावर m r स्क्वायर, where p q are prime numbers if LCM of a and b is p cube q raised to power 4 r cube, then the value of 3n minus 2m is। देखिए a इज इक्वल टू कितना दे दिया यहाँ पर, p स्क्वायर q क्यूब r रेज टू द पावर n, b इज इक्वल टू दिया हुआ है p क्यूब q रेज टू द पावर m r स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका एलसीएम क्या है ए और बी का, इनका जो एलसीएम दिया हुआ है मुझे वो दे दिया है कितना, p क्यूब q रेज टू द पावर 4 इंटू आर क्यूब। अब हम एलसीएम निकालते कैसे, ये ए और बी का एलसीएम दे दिया है मुझे, तो ए और बी का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताइए, इसके प्राइम नंबर देखते हैं तो क्या क्या आ रहा है, पी क्यू आर आ रहा है। तो यहाँ पर p की पावर क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ है, p का एक्सपोनेंट कितना है 3 है, यहाँ पर p का एक्सपोनेंट देखिए p स्क्वायर p3, हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेते तो p का एक्सपोनेंट 3 ले लिया हमने, तो ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर q का एक्सपोनेंट 3 है और यहाँ q की पावर कितना m है,
जबकि यहाँ पर q का एक्सपोनेंट कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस m को क्या होना चाहिए, ये 4 होने के लिए ये m की वैल्यू क्या होना चाहिए, m इज इक्वल टू 4 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ये 4 होगा, तभी तो हम इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसके एलसीएम में क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है हमें। ठीक, इसी तरह से r देखिए, यहाँ आर स्क्वायर या r की पावर n है, तो इसको r क्यूब होने के लिए यानी n की वैल्यू को क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर दिया हुआ है और हमने यहाँ पर एलसीएम में क्या लिया हुआ है, आर क्यूब लिया हुआ है, यानी एन की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तभी आर क्यूब बनेगा। तो एम 4 होगा और एन क्या होगा, 3 होगा। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, 3n-2m, 3n-2m। तो देखिए 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 3, माइनस 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, 4, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, दैट इज 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Let p is equal to x square y cube z raised to power n and q is equal to x cube y raised to power m z square, where x, y, z are prime numbers. If LCM of pq is x cube y raised to power 4 z cube, then the value of 2m plus 3n is। अब आप देखिए एलसीएम मुझे क्या दे दिया, यहाँ एक्स क्यूब वाई की पावर 4 जेड क्यूब। इसका मतलब जो एलसीएम में यहाँ पर एक्स क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, तो हाइस्ट एक्सपोनेंट ले लिया एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पर y की पावर 4 है, यानी y का जो एक्सपोनेंट है 4 होना चाहिए, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। यहाँ y क्यूब है, यहाँ क्या है, y रेज़ टू पावर m है, यानी m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई 4। यहाँ देखिए z का एक्सपोनेंट कितना दिया, 3, यहाँ पर z का एक्सपोनेंट क्या है, n है, और इसमें कितना है, 2 है, यानी n की वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तब वो एलसीएम आया होगा। तो n की वैल्यू क्या होगी, 3। हमसे क्या पूछा है, 2m प्लस 3n, 2m प्लस 3n, तो 2 इंटू एम की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू एन की वैल्यू कितना है, 3, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9, दैट इज 17, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 इज ए एन, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर होगा इर्रेशनल नंबर। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 इसको ले लेते हैं 0.2, है ना, जो कि गलत है। क्यों गलत है, आप खुद भी सोच सकते हो। अगर मैं 0.2 का स्क्वायर करूंगा तो बोलिए क्या मिलेगा, ये 0.04 मिलेगा ना। तो 0.04 का स्क्वायर रूट क्या होता, 0.2 होता। 0.4 का स्क्वायर रूट 0.2 नहीं होगा, तो इसीलिए रूट 0.4 क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। Which of the following cannot be the unit digit of 8 raised to power n, where n is a natural number। तो 8 की पावर n का यूनिट डिजिट क्या होगा, जबकि n क्या है, नेचुरल नंबर। कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 8 रेस टू पावर n, अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, n की जगह 1 रखता हूँ, तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, यूनिट डिजिट 8 में ले जा रहा है हमें। अगर मैं आपसे बोलूँ 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर कितना होता है, 64, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4 आ गया। इसी तरह से अगर आप बोलें 8 क्यूब, तो 8 क्यूब कितना होगा, 512, तो 512 है, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। तो इसका मतलब देखिए 2 भी आ जा रहा है, 4 भी आ जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 8 रेज टू पावर 4, तो 8 रेज टू पावर 4 कितना होगा, 8 स्क्वायर होता है 64 इंटू 64, तो 4 4 जा 16, यानी यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे 6 मिलेगा। अब आप देखिए इसका मतलब 4 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 6 भी मिल गया, 0 कभी नहीं मिल सकता। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 तभी मिलेगा जबकि उसके प्राइम फैक्टर में कहीं ना कहीं 0 आ रहा हो। ये 8 रेज टू पावर n है, और 8 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 क्यूब। ठीक है ना, 2 क्यूब रेज टू पावर n, यानी दैट 2 रेज टू पावर 3n। जब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 और 2 आना चाहिए, 5 2 10, तब तो 0 आएगा। तो यानी इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, उसकी वजह से 0 नहीं आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 1080 is equal to 2 raised to power p into 3 raised to power q into 5, then p minus q is equal to। तो देखिए 1080, इसको अगर हम फैक्टराइज करें
तो लास्ट में 80 है, दैट इज़ 4 से पूरा डिविजिबल होगा, तो 4 से डिवाइड हो रहा है यानी 2 स्क्वायर इंटू इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 ज़ा 8, 28, 4 7 ज़ा 28 और ये 0, ठीक है। अब ये 2 7 0 है तो इसमें से 10 भी अलग हो जाएगा, यानी इसको 2 स्क्वायर इंटू 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू ये 10, तो ये कुछ ऐसा आ गया, 10 में से एक 2 इधर आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 5, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ पी, यानी p इज इक्वल टू कितना है 3, 3 रेज टू पावर क्यूब, कंपेयर करेंगे तो q इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ओके। हमें क्या बताना है p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, दैट इज p की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 3 0, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 70 माइनस 5 दैट इज 65, उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, फिर ये 125 माइनस 8 दैट इज 117, ये भी उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए 5 इंटू 13, 117 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3 स्क्वायर 9 इंटू 13, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया 13, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13, 13 से डिवाइड करेंगे तो वो 70 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, 125 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 8 मिलेगा, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, अच्छा किसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है, जिसके डिनोमीटर में क्या है, या तो 2 आए या 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आना चाहिए, उसको डिनोमीटर को अगर फैक्टराइज करते हैं तो उसमें 2 5 या फिर 2 और 5 दोनों आना चाहिए। देखिए पहले में इसको 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ 5 आ रहा है, ये कितना है 18 है, तो इसमें 3 भी आ जाएगा इसके फैक्टर में, यहाँ 21 है 3 इंटू 7, तो ये भी नहीं होगा, 250 है तो यहाँ पर क्या 125 इंटू 2, यानी क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 5 क्यूब, ठीक है ना, तो इसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है, यहाँ भी देखिए इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ भी केवल 5 आ रहा है, तो यानी पहला और चौथा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, ओके। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 14,587 अपॉन 2 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 5 विल टर्मिनेट आफ्टर, जो इसका डेसिमल नेचर होगा, ये पूछ रहा है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा कितने पॉइंट के बाद टर्मिनेट होगा, तो यहाँ में क्या करना चाहिए, यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 5 है, 2 या 5 में से जिसका भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वही उसका आंसर होगा, यहाँ पर देखिए 5 का एक्सपोनेंट 5 है और 2 का एक्सपोनेंट 1 है, यानी 5 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, क्यों होगा उसका कारण भी हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या 5 की पावर 5 है, तो अगर मुझे क्या करना है डिनोमिनेटर में 10 100 1000 10,000 बनाना है, तो यहाँ पर 5 की पावर 5 है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 की पावर 5 भी होना चाहिए, तो 2 की पावर 1 ऑलरेडी है, तो 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो नीचे कितने जीरो आएंगे 5 जीरो आएंगे, तो 5 जीरो के बाद ये कहाँ पर टर्मिनेट होगा 5 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। The decimal expansion of 31 upon 2 cube into 5 square will be terminating, non-terminating, non-terminating and repeating, non-terminating and non-repeating। तो देखिए इसके डिनोमीटर में क्या है 2 और 5 आ रहा है केवल, और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है, तो 2 और 5 आ रहा है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा टर्मिनेटिंग नेचर होगा, तो ये टर्मिनेटिंग आएगा इसका आंसर, ठीक है। The decimal expansion of 147 upon 120 will terminate आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, तो देखिए 147 अपॉन 120, पहले तो आप ध्यान दें 7 4 11 12, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 27, 3 9 जा 27 अपॉन 3 4 जा 12, अब जब हम 40 को फैक्टराइज करें तो क्या आएगा 2 क्यूब इंटू 5, तो इसके डिनोमिनेटर का हमने फैक्टर किए तो क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है, तो इसमें से 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 3 है, 2 और 5 में से जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, जितना भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उतने उतने डेसिमल प्लेस के बाद
वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा था इसमें, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147 और 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। तो 3 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। The decimal expansion of the rational number 14,587 upon 1250 will terminate after, देखिए 14,587 अपॉन 1250, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 125 इंटू 10, और 125 का क्या मतलब हो गया 5 क्यूब, और इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 दैट इज 5⁴ इंटू 2। तो इसमें जो 5 का हाइस्ट एक्सपोनेंट कितना है 4, तो ये 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। द स्मॉलेस्ट नंबर y which 1/13 should be multiplied so that its decimal expansion terminate after 2 decimal places। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको अगर 1/13 से हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट द इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होना चाहिए। देखिए 13/100 पहला ऑप्शन, देखिए 1/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। पहले ऑप्शन में क्या है 13/100, इसको 1/13 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 13 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1/100, और 1/100 का मतलब क्या आ गया 0.01। 2 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है। 13/10 को 1/13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/10 आएगा, ये 13/10 है। अगर इसको आप 1/13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 1/10 आ जाएगा। 1/10 का मतलब क्या हो गया 0.1 हो गया। 10/13 को 1/13 से करेंगे तो 10/169 आ जाएगा। 100/13 इसको 1/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/169 आ जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। The smallest rational number y which 1/3 should be multiplied so that the decimal expansion terminate after one place of decimal। अब देखिए यहाँ 1 प्लेस ऑफ डेसिमल की बात कर रहा है, तो 3/10 और किससे मल्टीप्लाई करना है 1/3 से। 3 से 3 कैंसिल होके कितना आ गया ये 1/10, और 1/10 का मतलब क्या है 0.1, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। यहाँ देखिए अगर यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई करता तो 1/30 बन जाता, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा एग्जैक्ट। 3/100 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/100 यानी 0.01 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ए। If the decimal expansion of the rational number 327 upon 2 cube into 5 terminate after k decimal places, then k is equal to, तो यहाँ से देखिए कितना दिया 2 क्यूब इंटू 5, 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पर 3, तो 3 प्लेस के बाद ये क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी के की वैल्यू क्या होगी 3, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। The decimal expansion of number 441 upon 2 square into 5 cube into 7 has terminating decimal, non-terminating but repeating, non-terminating non-repeating, terminating after 2 place of decimal। अब आप इसमें ध्यान दें तो देखिए क्या दिया हुआ है नंबर 441 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करते हैं उसमें केवल क्या आना चाहिए 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ रहा है तो उसका नेचर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और फैक्टर आ जा रहा है तो उसका नेचर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। यहाँ पर आप देखिए 7 आ रहा है, तो यहाँ देख के ये समझ में आ रहा है कि इसका नेचर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। और वेट थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये जो 441 है ये कैंसिल हो रहा है 7 से, देखिए 7 6 जा 42, 21 7 3 जा 21। तो ये एक्चुअली ये नंबर क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है हमें 63 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। मतलब जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 63/2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब मिल रहा है। अब देखिए डिनोमिनेटर के फैक्टर में केवल क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नेचर होगा, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 विल टर्मिनेट आफ्टर, अब देखिए 17/8 दिया है, दैट इज 17/2 क्यूब। यहाँ पर 2 की पावर कितना है 3 है, तो 3 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 63 अपॉन 72 इंटू 175। देखिए 63 अपॉन 72 इंटू 175। यहाँ भी अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 7 जा 9 8 जा 72, ये 7 से कैंसिल हो जा रहा है, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। तो एक्चुअली ये नंबर हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1/8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 25 मतलब 5 स्क्वायर। तो ये कैसा होगा इसका नेचर, क्योंकि डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 आ रहा है तो इसका नेचर टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। If a is equal to 2 square into 3 raised to power x, b is equal to 2 square into 3 into 5, c is equal to 2 square into 3 into 7, and LCM of a b c is 3780, then x is equal to, इसमें x क्या दिया हुआ, 3 का एक्सपोनेंट है, तो देखिए 3780, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 378 इंटू 10, ये फर्दर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 इंटू 10, यानी इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 2 और ये 2 कितना आ गया, 2 की पावर 2 इंटू, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इवन ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 3 स्क्वायर, तो जब 9 से डिवाइड होगा तो 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 21 आ जा रहा है, और यहाँ ये 5 बच रहा है। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम, देखिए कितना, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 क्यूब इंटू 5 इंटू इसका वाला 7। ओके, अब क्योंकि ये ए बी सी का एलसीएम दिया हुआ है तो ए यहाँ पर 2 स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 का 2 स्क्वायर, यहाँ भी 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 की हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमने लिया हुआ है, तो 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3, तो यहाँ पर 3 की पावर x है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या लिया हुआ है इसमें, 3 लिया हुआ है। 5 और 7 का 1 1 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है एक बार, यहाँ 7 आ रहा है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। The sum of two number is 12 15 and their HCF is 81, then the possible pair of such numbers are, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक के अकॉर्डिंग 32 है, जो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 4 है ना, ये 32 में हमने किया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने जो भी इसके MCQs थे वो सारे कवर कर लिए, और नेक्स्ट क्लास में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। ठीक, थैंक यू।